सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का अब कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है, उनमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए। न्यूज 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है, जिसे एनसीबी ने इसी साल मार्च में कोर्ट में दाखिल किया। और रिया ने कहा है इसमें कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ही ड्रग्स लेते थे। और इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को उनके ड्रग्स लेने की जानकारी थी। रिया ने तो यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। और अब माना जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी अब इस बयान के आधार पर जो चार्जशीट में दाखिल है, कई और लोगों से भी पूछताछ आगे बढ़ा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं है। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा बताया, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की बात कही। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं सुशांत के, घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आपको पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? सुशांत सिंह राजपूत के एक और सहयोगी रहे पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे। जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी और ये आदत उन्हें काफ़ी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे, तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी, सारे नशे का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर?
फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था। और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस, कोई सिगरेट, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब से। और अब खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी। बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बम पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास एक दो नहीं बल्कि बोरी भरकर देसी बम मिले। जानकारी के मुताबिक इस बोरी में 51 देसी बम थे। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना में 4 लोगों पर देसी बम से हमला किया गया। इसके अलावा उत्तर 24 परगना में लोगों के घर में तोड़फोड़ भी की गई। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 51 देसी बम बरामद किए और ये बम बीजेपी दफ्तर के पास एक बोरी के अंदर सड़क के किनारे रखे हुए थे। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बमों को बरामद करने के बाद छानबीन में जुट गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये बम वहां किसने रखे थे और इन बमों को रखने का मकसद क्या था। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बम वहां किसने रखे। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के इर्द गिर्द 100 से ज्यादा बम बरामद हो चुके हैं। बरुई पूर्व उत्तर 24 परगना में 41 बम बरामद किए गए थे तीसरे चरण के मतदान से पहले। थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला, हमारे सीनियर लीडरशिप भी पार्टी ऑफिस में ही थी। हमारे अमिताभोदा महामंत्री, संगठन, प्रताप दास, सभी सीनियर लीडर मीटिंग में थे और उसके बाद ही, उनके निकलने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर बम मिली है। 51 बम मिली है, मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला। और उसके बाद ही हम यहाँ पर नीचे आए और देखे कि यहाँ पूरा मैसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से ही हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाटापारा इलाके में तो लोगों ने बम से हमला किया है। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हमले का शिकार हुए लोगों ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जबरन घरों के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की है। जिन लोगों ने इस हमले का विरोध किया उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान कुछ घरों में लूटपाट की कोशिश भी करते रहे। लाठी डंडा रॉड लेकर के चलाया। इसका बाद हमका इंजोर्ड के हियाँ टूला। इसका बाद हियाँ धोबिका के हियाँ बम चलाया। ये केलावन पार्टी का आदमी है। कौन पार्टी? सिल्टू पार्टी का है। सिल्टू पार्टी का है। हाँ, सिल्टू का है। इसका बाद यहाँ राम बाबू कल्ला जो वहाँ बम चलाया। 11 बजे लड़का लोग ढुका था यहाँ पर ही, तोड़ने फोड़ने लगा एक भैया, भागी नहीं रहा, सब ये भी तोड़ दिया, पूरा ईटा देके पीछे तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, पीछे उधर पर गैस लेके भागने लगा। फिर सब दौड़ाया तो फिर बम फेंकने लगा वो लोग। वो पार्टी अगर कर भी रहे हैं टीएमसी पार्टी, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना गतिविधि को बढ़ा सकें और इसमें वो इसीलिए टीएमसी पार्टी से जुड़ गए हैं और ये अपना गतिविधि को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और जबकि वो हमें बोला इसको अगर नहीं रोका गया ना तो कल जाके ऐसा हाल हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और ये रोज़ रोज़ जो घटना हो रहा है इससे आम जनता में गुस्सा बढ़ते जा रहा है और आम जनता जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और जब प्रतिवाद करने लगेगी उस वक्त की कोई एमएलए का भी नहीं सुनेगा, कोई एमपी का भी नहीं सुनेगा। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर देसी बम मिलने के मामले में बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। षड्यंत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बम का जखीरा मिला है। कुल मिलाकर ममता जी का डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं, वो विपक्ष को कुचलना चाहती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर घेरा है। जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जिन्होंने टीएमसी का विरोध किया उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। वीडियो में बीजेपी समर्थकों के टूटे हुए घरों को दिखाया गया है। आरोप है कि चुनाव के बाद वहां टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के मकान और दुकानों में तोड़फोड़ की। साथ ही बीजेपी समर्थकों को बुरी तरह से पीटा भी जा रहा है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी एक वीडियो ट्वीट किया और आगे संजीदगी से काम करने की हिदायत भी ममता सरकार को दी है, जिसमें कुछ टूटे हुए मकान दिखाए गए हैं और इस ओर इशारा किया गया है कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से इस तरह की हरकत की गई है। ममता सरकार को घेरते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है, चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है, जो मानवता को शर्मसार कर देगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी उन लोगों का साथ दे रही है जो इस हिंसा में शामिल हैं। ये सब लोकतंत्र में वोट देने वाले विरोधियों को सजा देने और अनुशासन में रखने के लिए किया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शुवेंदु अधिकारी पर यास तूफान के प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री की चोरी का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी के स्थानीय नेता हिमांशु मन्ना और प्रताप डे ने शुवेंदु अधिकारी के कहने पर तिरपाल की चोरी की। यह तिरपाल तूफान से प्रभावित लोगों में बांटा जाना था। टीएमसी नेता और नगरपालिका बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वहां मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने प्रताप डे को गिरफ्तार कर लिया। एक बेहद अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में 24 घंटे में ही उस आदेश को वापस ले लिया गया जिसमें नर्सिंग स्टाफ के मलयालम बोलने पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से इस तरह का आदेश जारी करने के लिए जीबी पंत अस्पताल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। जीबी पंत अस्पताल की ओर से एक दिन पहले ही यह आदेश जारी किया गया था कि बातचीत के लिए नर्सिंग स्टाफ केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करें। इन दोनों भाषाओं को छोड़कर किसी दूसरी भाषा में बात करने पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। दरअसल अस्पताल को एक शिकायत मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ अपने राज्य की भाषा या फिर लोकल भाषा में बात करते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को असुविधा होती है। और इसके बाद अस्पताल ने आदेश दिया था कि सभी नर्सिंग स्टाफ बातचीत के लिए केवल हिंदी या अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करें, बाकी भाषा में बात करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ड्यूटी पर मलयालम भाषा इस्तेमाल न करने वाले सर्कुलर को जीबी पंत अस्पताल की तरफ से वापस ले लिया गया है। कल एक सर्कुलर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया था जीबी पंत के, जिसमें कहा गया था कि कार्यस्थल पर यानी वर्क प्लेस पर मलयालम भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे मरीजों को और अन्य स्टाफ को, कलीग्स को परेशानी होती है। लिहाजा आपको ये निर्देश दिया जाता है कि ड्यूटी पर हिंदी या इंग्लिश का प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस सर्कुलर के बाद विवाद बढ़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाए और अब अस्पताल की तरफ से इस प्रशासन को, इस सर्कुलर को वापस ले लिया गया है। और साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि अस्पताल को नोटिस जारी किया जाएगा, पूछा जाएगा कि आखिर इस सर्कुलर को जारी क्यों किया गया। विवाद बढ़ता देख फिलहाल इस सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के जेबी पंत अस्पताल के सर्कुलर पर विवाद बढ़ने के बाद उसे तुरंत वापस भी लिया गया। जेबी पंत अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी कि बगैर जानकारी के सर्कुलर जारी कर दिया गया था, जिसे तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है और दिल्ली सरकार ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। आपसी डिस्कशन के बाद में, मेडिकल डायरेक्टर से डिस्कशन के बाद में इस कंप्लेंट पे फैसला लिया गया है कि मेडिकल डायरेक्टर इस ऑर्डर को इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं और नर्सेस के बीच में जीबी पंत हॉस्पिटल को में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। ये किसी नॉन पर्सन की शिकायत की हुई थी, किसी नॉन पर्सन की शिकायत की हुई थी दिल्ली सचिवालय में, वहाँ से मेल आया था, उस पर कार्रवाई की गई थी। और नर्सेस के बीच में किसी प्रकार का कोई भी विरोधाभास लैंग्वेज को लेकर के, धर्म को लेकर के जीबी पंत अस्पताल में नहीं है। घर घर राशन योजना के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र पर जो हमला किया गया, उसके तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला किया गया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने दावा किया
कि केंद्र सरकार ने घर घर राशन योजना को इजाजत न देकर एक बड़ा घोटाला होने से रोक दिया है। मित्रों, ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली की लगभग 72.78 लाख लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंध है। देखिए, दो स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय में। एक तरह से देश को और दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की, उस विषय को देखा है। और आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो ड्रामा किया है और जो सच्चाई को आपसे छुपाने की कोशिश की है, उस सच्चाई को आपके सामने रखूंगा। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है। और दिल्ली सरकार ने जो उन्होंने खुद हिसाब दिया है कि मई के महीने में इसका लगभग 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है। मैं मई जून, अभी जून महीना चल रहा है, और मई जून और जून के 5 तारीख तक का आपको हिसाब दूंगा। इन दोनों महीनों में जो दिल्ली का कोटा है उससे अधिक 72,782 मीट्रिक टन यह अनाज जो है मोदी जी ने दिल्ली को भेजा। दिल्ली ने कितना उठाया? दिल्ली 53,045 मीट्रिक टन ही उठा पाई, अर्थात सारा उठा नहीं पाई, इतना ही उठा पाई। और ये जो 53,000 मीट्रिक टन उठाया है उन्होंने अपने कोटे में से, उसका मात्र 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योजना को मंजूरी न देने का आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि योजना पर केंद्र सरकार से एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली में इस योजना के लागू किए जाने के बाद राशन की कालाबाजारी खत्म हो जाती। केजरीवाल ने दावा किया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की सभी आपत्तियों को मार्च में ही दूर कर लिया गया था, फिर भी इस योजना को रोक दिया गया। दिल्ली सरकार के आरोपों पर LG दफ्तर ने बयान जारी करके सफाई दी, जिसमें बताया गया कि घर घर राशन योजना रोकी नहीं गई है, बल्कि इस फाइल को नियमों के तहत पुनर्विचार के लिए फिर भेजा गया है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली गई है और इस योजना के खिलाफ कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था, और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। इस बीच सरकारी राशन डीलर संघ के सौरव गुप्ता ने घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार के रोक लगाने के बाद उनका शुक्रिया अदा किया। सौरव गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से डोर स्टेप को नामंजूरी मिली है, उसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं।
साथ ही हम केजरीवाल जी से ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल जी हमारी दुकान में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10 हज़ार परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती, जो कि दिल्ली सरकार को ये योजना लाने से पहले सोचना चाहिए था।